हिंदी साहित्य में आज सुनिए प्रसिद्ध वरिष्ठ लेखिका उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी मैं लौट रही हूँ। तो प्रस्तुत है कहानी मैं लौट रही हूँ। घर लौटने की बारी अब मेरी थी। 30 वर्षों से घर से बाहर थी। नौकरी के चलते, शहर शहर ट्रांसफ़र के चलते वो कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाई। बस एक जुनून सा सवार था, श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रेष्ठतम। काम भी, व्यवहार भी और कैरियर भी। इन सब के बीच सुबह शाम दोपहर रात्रि को कभी महसूस ही नहीं किया। बस एक बोर्ड को देखा था दीवार पर टंगे, जिस पर दूसरे दिन के प्रोग्राम लिखे होते, समय और स्थान का विवरण दिया होता। वहीं से दिमाग में चीज़ें और छवियां बनना शुरू हो जाती थीं। इन सब के बीच घर के काम, बच्चों के काम, उनसे बात करना के अलावा जैसे बहुत कुछ पीछे छूट जाता था। आज समय आकर ठहर गया है। हर शाम डरावनी हो जाती है, हर रात सन्नाटे में डूबी होती है। खाना पकाते हुए लगता काश कोई एक और होना चाहिए। 2 लोगों का खाना बनाते बनाते कोई तीसरा आकर आ बैठता है रसोई में, खाने की टेबल पर। घर में कोई होना चाहिए। किस लिए? खाना बचता है। सिर्फ तुम्हारे बचे हुए खाने के लिए? नहीं, खाना खाते हुए हम सब एक साथ होते हैं, आत्मीय होते हैं, स्वाद और बातों का आदान प्रदान होता है। तो उठाकर किसी को दे दिया करो। वो तो मैं करती ही हूँ, पर उससे हमारे घर का खालीपन दूर तो नहीं होता। वो सारा खाना एक टिफ़िन में भर कर रख देती है। कई बार ये भी होता है कि उस टिफ़िन में खाने की किसी को ज़रूरत भी नहीं होती है। बाद में वो गाय या कुत्तों के पास चला जाता है। घर का कोना कोना किसी को पाना चाहता है। हर कमरे के पलंग पर, टेबल कुर्सी पर, बरामदे में पड़े काउच पर, बाहर पड़ी कुर्सियों पर कोई होना चाहिए। ये अनुभूति पिछले कई दिनों से उसको गहरे से हो रही है। छाती के बीचों बीच गुब्बारा जैसा कुछ फूलता रहता है। इतनी तेज घबराहट कि उसे लगता छाती पीठ से होता वो घबराहट भरा दर्द पांवों तक पहुंचकर सुन्न सा कर देता है। क्या ये मृत्यु का भय है? चारों तरफ फैले पसरे प्राकृतिक आपदाओं के भयावह दृश्यों ने उसे भयभीत कर दिया है। इन दिनों तनाव से दूर रहने के तमाम उपाय फेसबुक पर डले रहते हैं, पर तनाव उनके स्वयं को समझाने से दूर नहीं होता। वो कॉमेडी सीरियल लगा लेती है और जानबूझकर जोर जोर से ठहाके लगाती है ताकि अंदर भरा बोझ का गुब्बारा अपनी हवा निकाल सके। वो पुराने नाते रिश्तों को जीवित कर रही है, फ़ोन करके उनके समाचार जानकर। वो रसोई में तरह तरह की चीज़ें बनाकर अपना मन बहलाना चाहती है, पर मन है कि बस घबराता ही रहता है। अब नहीं रह सकते तो मेरा टिकट बनवा दो। कहाँ का? कहीं का भी। ऐसे माहौल में आप कहाँ जाएंगी? कहीं भी, किसी भी जगह, जंगल में, मंदिरों में, मठों में, किलों में, कहीं भी। आपको अच्छा संगीत सुनना चाहिए, बुक्स पढ़ना चाहिए, गाना गाइए, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाइए, डांस करिए। सुझाव तो अच्छा है, पर इस घबराहट का क्या करूं जो दिल दिमाग में गुब्बारे की तरह भरी हुई है? उसे बाहर निकालिए। शाम को ऐसा लगता है जैसे अंधेरा बाहर नहीं, मेरे भीतर उतर आता हो। सन्नाटे की सघनता मेरे मन पर छाती जाती है और मैं उसमें डूबती जाती हूँ। ये सब पहले कभी नहीं लगता था। पहले कभी ऐसा माहौल नहीं रहा था। सुबह घूमती हैं? हाँ। पढ़ती हैं? सब कुछ करती हूँ, सब कुछ। अब ये एहसास तीव्र होने लगा है कि जब तक हम अपनों के बीच, अपनों के साथ नहीं होते, तब तक सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। उनसे गले मिलना, उनके हाथ थामना, उनके गाल और माथा चूमना, ओह, यही तो हमें जिंदा रखता है, ऊर्जा बढ़ता है हमारे भीतर। कोई है, कोई है, बस यही एहसास जिंदगी जीने का सबब बन जाता है। ये उसके ही मन की उलझन और अवसाद है, या सभी लोग ऐसा ही महसूस कर रहे हैं? माँ, दादी, नानी और बुआएं, चाचा, चाची, इनके पास आने जाने और रहने का जो सुख था वो कब का हृदय को खाली कर चुका है। छत पर जाकर बैठ गई वो। आसमान एकदम साफ चमक रहा था। बादल ऊपर थमे हुए से लग रहे थे। हवाई जहाज़ की आवाज़ और उसका गुजरना कितना रोमांचक लगता था बचपन में। कोने में ढेर सारे बादाम गिरे हुए थे। बीन कर भी क्या करेगी? पहले इन्हीं बादामों के लिए बच्चों में झगड़े हो जाते थे। कैरियों के लिए बच्चे छत की दीवारों से लटक कर हाथ बढ़ा बढ़ा कर कितना संघर्ष करते थे, कच्ची, हरी और पकी पीली कैरी के लिए।
पत्थर मार मार कर घायल कैदियों को उठाकर जिस तरह वे भागते थे, उसका अपना ही आनंद होता था। पिछले कई दिनों से जो कैदियां जहां लगी थीं वहीं लटक रही थीं, उनको तोड़ने वाला कोई नहीं आया था। क्या बच्चे उनसे डरते थे या उन्हें अब कैदियों का स्वाद अच्छा नहीं लगता है? किताबों को उलटते पलटते एक डायरी हाथ आ गई, पुरानी, 30 साल पुरानी डायरी। कुछ स्केच, कुछ कविताएं। युवा थी तब, जीवन में ऐसे ही दिल धड़का था उसके लिए। उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसकी आवाज़, सब कुछ कितना मधुर, मोहक और सुंदर था। यशवंत शर्मा। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे, एक साथ लाइब्रेरी जाते थे, पढ़ने लिखने के दोनों शौकीन। घंटों उनकी बातें बहसें होती थीं। यशवंत का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया था और वो अपने भाई के साथ चली गई थी। बाद का जीवन दोनों ने अपने अपने परिवारों के साथ बिताया था। कभी कभी शादी ब्याह में मुलाकात हो जाती तो एक दूसरे को देखकर खुश हो लेते थे। बस इतना ही मिलना जुलना रहा होगा। खबरें मिलती रहीं कि यशवंत की बेटियों की शादी हो गई या बेटा विदेश चला गया। यशवंत को आगे बढ़ने की उत्कट महत्वाकांक्षा थी और वो आगे बढ़ता भी गया था। उसकी तारीफ सुनती थी कि उसने अपनी बहनों की शादी कर दी है, कि उसने भाई के लिए मकान बनवा दिया है, कि वो अपनी माँ को लेकर अक्सर घूमने जाता है। सुकून मिलता था सुनकर, मन प्रफुल्लित हो जाता था। इतने लोगों के बीच जीवन भर उठना बैठना रहा, मगर मन आज भी उसको अनायास ही याद कर बैठता है। उसकी आंखों की मादक चमक कभी हृदय से गई ही नहीं। कमल पुष्पों भरा सरोवर हृदय में कहीं एक कोने में बना रहा। यशवंत कहाँ हो सकता है, कहाँ? शाम की सघन तन्हाई में जब वो खिड़की के पार अंधकार में टिमटिमाते नक्षत्रों को देख रही थी, तभी उसने फ़ोन किया यशवंत को। यशवंत, मैं बोल रही हूँ, अनुजा। अनुजा, आज अचानक कैसे याद आ गई? बस सोचा हालचाल पूछ लूँ। तुम बताओ कैसी हो? ठीक हूँ। घर में सब कैसे हैं? सब कौन अनुजा, मैं अकेला ही हूँ। क्यों, बच्चे पत्नी? बच्चे बाहर हैं, पत्नी उनके पास है, साल में 2 बार आती है। तुम नहीं गए? मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकता। मैं कैसे जा सकता हूँ माँ को छोड़कर? सारे लोग यहीं पर हैं। मैं माँ को उस हाल में नहीं छोड़ सकता जिस हाल में आजकल बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं। बड़ा मकान और अकेली माँ या पिता, मैं ऐसी स्थिति में माँ को नहीं छोड़ सकता। वो सुन रही थी। बच्चे तो नहीं हैं, उनका अपना परिवार है वहाँ, नौकरी है, पत्नी और बच्चे साथ में हैं। तुम्हें बच्चों की याद नहीं आती? सच कहूँ? कहो ना। नहीं, याद नहीं आती, क्योंकि रोज़ ही बात हो जाती है। हाँ, चिंता रहती है। तुम बताओ। मैं भी नहीं जा पाती हूँ। एक तो हेल्थ साथ नहीं देती है, दूसरा मैं यहाँ कुछ करना चाहती हूँ। अकेले रहकर थक गई हूँ। जीवन को कुछ नए ढंग से देखना, समझना और जीना चाहती हूँ। अनुजा, हमारी सोच आज भी कितनी मिलती है। मैं लौट रही हूँ यशवंत, अपने घर लौट रही हूँ। यहाँ क्या तुम्हारा घर नहीं है? असली घर तो मन होता है। मैं अपने मन को अब और नहीं भरमाना चाहती हूँ यशवंत। क्या तुम भी वैसा ही फील करते हो जैसा मैं? कहो, आज तो सच कह दो। अनुजा, जीवन को बहने दिया है, बस कहीं कोई रोड़ा नहीं आया। आज हमें अपनों की बड़ी ज़रूरत है। बाहर का अकेलापन धीरे धीरे भीतर पसरता जाता है और हम जब तक उसे पहचानते हैं, महसूस करते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है। अनुजा, मुझे कैंसर हो गया था, पर मैंने जीवन से हार नहीं मानी, अपने आप को ठीक करके ही माना। यशवंत, अर्थपूर्ण जीवन ही उमंग और उल्लास पैदा करता है, वरना तो हम घिसटते रहते हैं धीरे धीरे मृत्यु की तरफ। मृत्यु की प्रतीक्षा करने के लिए अभिशप्त होते जाते हैं। मुझे आज कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना सा एहसास कि मेरी किसी को ज़रूरत है, मैं किसी को प्रेम करती हूँ, कोई मुझे प्रेम करता है। भीतर का एहसास ही भीतर को, यानी मन को, आत्मा को जिजीविषा से भर देता है। सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। दूसरे दिन से अनुजा ने महसूस किया। धूप में चांदी की चमक थी, आसमान में खूबसूरत बादल छाए थे, हवाएं कुछ कुछ गुनगुना रही थीं, परिंदे प्रेम कर रहे थे। अनुजा ने दिया जलाया, हाथ जोड़े, सिर झुकाया। अब मैं जीना चाहती हूँ अपने लिए, अपनों के साथ, सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ एहसासों के साथ।
सोचते हुए अनुजा ने दरवाज़ा खोला और पैदल ही उस पार्क की ओर बढ़ने लगी जहाँ हर रोज़ यशवंत घूमने आते हैं। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी मैं लौट रही हूँ। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।